जरा लेसर के एंगल से सोचते हैं, लेसर अपनी काउंटिंग कैसे करेगा। हेडिंग बनी हुई है ट्रीटमेंट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। सबसे पहले लेसर ये करेगा, फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, लेसर शैल क्लासिफाई each of its leases as either operating lease or finance lease। लेसर हमेशा अपने एग्रीमेंट को पहले गौर से पढ़ेगा और गौर से पढ़ के ये देखेगा कि इस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे ये लीज फाइनेंस लीज बन गई है, ये ऑपरेटिंग लीज बन गई है। जरा 5-10 मिनट पहले मेरे देने हैं ताकि मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। क्या लेसी भी अपनी हर लीज को गौर से देख के ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में डिवाइड करेगा? लेसी की बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेसी हमेशा अपनी लीज को डिटेल रिकॉर्ड करेगा अनलेस वो लीज शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट की बन जाए। वो बात अब खत्म हो गई है। लेसर जब लेसी से एग्रीमेंट कर लेगा तो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को गौर से पढ़ेगा और ये डिसाइड करेगा कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। लेसर का सारा काउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड इसी पे करेगा कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। अब ये फाइनेंस ऑपरेटिंग क्या है, ऐसे परेशान मैं बताता हूँ, लेकिन अगर फाइनेंस लीज बन गई तो उसकी काउंटिंग और तरह होती है लेसर की, और लेसर की काउंटिंग अगर ऑपरेटिंग लीज है तो बिल्कुल और तरह की होती है। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिसीजन व्हिच द लेसर हैज टू टेक बिफोर एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है, उसने सफे मुझे दे दिए हैं। मेरा भी एक मासूम सा सवाल था, आपने मुबीन को देखा, उसके हाथ में पेजेस भी देखे, उन पेजेस पे वो नहीं है। इंशाल्लाह वो पेजेस के हाथ में कल या परसों होंगे। रिलैक्स है, ये मैंने अपने लिए कुछ पेजेस मंगाए। तो मेरा एक सवाल था मासूमाना, लेसर ट्रीटमेंट करने से पहले क्या या क्या सर्च लगाएगा? अब हमें अपने क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि लीज फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग? नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, कंसंट्रेशन फुल। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की एक डेफिनेशन लिखी हुई, पेन हाथ में रखें। फाइनेंस लीज द लीज दैट ट्रांसफर्स substantially all risk and rewards of ownership incidental to ownership of an asset। कभी वर्ड सुने आपने? पहले अपने पहले ये वर्ड सुने हैं सेल में? नहीं, सेल बचपन, सेल कब रिकॉर्ड होती है? अगर वो जेन में आए तो सबसे बेस्ट है। IAS 21 में भी ये बहस आई थी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर होते हैं, वो फिर एक बहस है, उसको रहने दें। लेकिन सेलर बायर का अगर एग्रीमेंट है, सेलर बायर, तो सेल किस दिन होती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड किससे किसको ट्रांसफर होता है? सेलर बायर ही है। जिस दिन सेलर अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफर कर देगा, उस दिन सेलर कहेगा मेरी सेल हो गई है और बायर कहेगा मेरी परचेज हो गई। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाते हैं, इस बहस को भी रहने देते हैं। नॉर्मली वैसे कब ट्रांसफर होते हैं? जब एसेट हैंड ओवर हो जाए, फिर वो डिटेल्स है, अगर इंपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, तो वो अलग एक बहस है। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किस केस में पहले पढ़े हुए हैं? सेलर से जब बायर को सेलर से जब बायर को रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि गुड्स अब सेलर की नहीं रही, वो बायर की हो गई हैं। इट मीन सेलर को अपनी सेल और बायर को अपनी परचेज रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। इसी तरह के कुछ वर्ड्स यहाँ भी हैं। अगर किसी लीज एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ एसेट लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो गए तो ऐसी लीज क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज। और अगली डेफिनेशन में जाएं, और अगर ऐसे ना हो सके तो लीज क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन सबसे अच्छी है। एक ऐसी लीज जो फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? नहीं सर, ये तो अच्छी है। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि फाइनेंस लीज कैसे बनती है। अगर लीज फाइनेंस लीज ना बन सकी तो ऑटोमेटिकली वो लीज कौन सी बन जाएगी? ऑपरेटिंग लीज बन जाएगी। ये ऑपरेटिंग और फाइनेंस का डिसीजन ले कौन रहा है? लेसर ले रहा है। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने से सेल परचेज में क्या होता है? नहीं, रिकॉर्डिंग होने का मतलब ये होता है
कि जो एसेट है वो सेलर का नहीं रहा, वो बायर का हो गया। इसी तरह मेरे अगले वर्ड गौर से सुने, अगर लीज के रिजल्ट में लेसी एसेट वैसे ही यूज कर रहा है जैसे कोई ओनर इस्तेमाल करता है, हालांकि नाम किसके ही रहेगा कब तक, जब तक लीज टर्म कंप्लीट नहीं होगी नाम नहीं ट्रांसफर करेगा, वरना उसके पैसे सिक्योर नहीं होंगे। तो अगर लेसी एसेट तो वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है जैसे कोई भी बायर इस्तेमाल करता है, सेलर से लेके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किसको हो जाए, सेलर से बायर को जिससे हो जाए, उससे अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो गए ड्यूरिंग द लीज टर्म, बेनिफिट्स भी लेसी के, और अगर कोई नुकसान है एसेट से रिलेटेड वो भी अगर लेसी के हो जाए, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किससे किसको ट्रांसफर हो गए हैं। अगर ये हो जाए तो हम समझेंगे कि ये लीज फाइनेंस लीज है, और अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर ये लीज कौन सी बन जाएगी। जरा बात को सही कॉन्टेक्स्ट में क्लियर कर लें, ये एसेट खरीदता कौन है, ये एसेट खरीदता कौन है, लेसर। किस दिन किसको दे देता है, लीज एग्रीमेंट वाले दिन लेसी को दे देता है। फिजिकली एसेट हमेशा कहां से कहां जाना ही है, यूज किसने करना, अगर लेसी यूज वैसे कर रहा है जैसे ओनर्स इस्तेमाल करते हैं। ओनर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, फायदे भी उनके नुकसान भी उनके। क्या लेसी ने एसेट खरीद ली है, एसेट उस तरह से देखें तो खरीदा तो नहीं है, नाम तो भी उसी के, लेकिन लेसी अगर एसेट वैसे यूज कर रहा है जैसे बायर्स यूज करते हैं सेलर से लेके, और लेसी भी एसेट वैसे यूज कर रहा है लेसर से लेके, और रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे लेसी को मिले हुए हैं, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि लीज फाइनेंस लीज है। लेकिन अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए लेसर से लेसी को, तो फिर वो लीज ऑपरेटिंग लीज बन जाए। यहाँ तक मैंने अभी सिर्फ डेफिनेशन का कोई क्रक्स बताया आपको। तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस डेफिनेशन में, रिस्क एंड रिवॉर्ड किससे किसको चले जाए, लीगल ओनरशिप पे लीजिए, ये बहस नहीं हो। लीगल ओनरशिप तो जानी भी अगर है तो वो कब जाएगी, लेकिन वो भी कोई जरूरी नहीं है, ओनरशिप मे और मे नॉट ट्रांसफर। लेकिन व्हाट शुड बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द लीज टर्म, रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम द लेसर टू लेसी ड्यूरिंग द लीज टर्म, और अगर नहीं ट्रांसफर हुए फिर ये ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई हो जाएगी। अब आखिरी मसला, हमें सवाल में कैसे पता चलेगा कि क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं या नहीं। नेक्स्ट पेज पे बनाया 5 पॉइंट्स बताए हुए मेन IFRS 16 में, 5 पॉइंट्स बताए हुए हैं IFRS 16 में, मेन 5 ही पॉइंट्स हैं। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट अप्लाई हो जाए किसी इवेंट पे, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं और देयरफॉर लीज फाइनेंस लीज बन गई है। तो सुना मेरा सेंटेंस किसने, अगर इसमें से कोई एक भी पॉइंट अप्लाई हो गया तो इट इज अज्यूम कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं और देयरफॉर लीज फाइनेंस लीज है। इन अदर वर्ड्स अगर ये 5 पॉइंट्स अप्लाई ना हुए तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पे ट्रांसफर नहीं हुए होंगे और लीज फिर फाइनेंस लीज की बजाय ऑपरेटिंग बन जाएगी। हम जब क्वेश्चंस किया करेंगे तो ये 500 पॉइंट ध्यान में लाया करेंगे। अगर हर पॉइंट का आंसर नो हो गया, नो 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 नो, 3 दफा हो गया, 5 दफा, तो फाइनली लीज ऑपरेटिंग लीज बन जाएगी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट का आंसर यस हो गया तो लीज फाइनेंस लीज बन जाएगी। क्या 500 कंडीशन अप्लाई होना जरूरी है, कोई एक भी अप्लाई हो तो फाइनेंस लीज है, 500 ना हो तो फिर ऑपरेटिंग की तरफ हम वर्ड यूज करेंगे। अब आ जाए, हमारा आज का मेन अब काम ये है कि पेज नंबर 332 पे जो इंडिकेशंस ऑफ फाइनेंस लीज लिखी हुई हैं इनको जरा अंडरस्टैंड करके समझ के घर जाए। हेडिंग बनी हुई एग्जांपल ऑफ सिचुएशंस दैट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन लीड टू लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज। यार हमने लेसी सारा पढ़ लिया और कंडीशंस अब पढ़ने लगे, उसने ये 5 पॉइंट्स कभी याद नहीं कर। लेसी का इन पॉइंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये ताल्लुक सिर्फ किसका है, इन पॉइंट्स का ताल्लुक किससे है, तो लेसन ने लीज को फाइनेंस या ऑपरेटिंग में क्लासिफाई करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज, हम इन 5 पॉइंट्स को इंशाल्लाह बेस बना के अपने क्वेश्चन पे अप्लाई किया करेंगे। आइए आप बिस्मिल्लाह पढ़ें।
नंबर 1, लीज ट्रांसफर्स ownership of the asset to the lessee by the end of lease term. अगर at the end of the lease term लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि लेसर ने, मेरे वर्ड्स पूरे गौर से सुनते रहना, ये अज्यूम किया जाएगा कि लेसर ने एसेट खरीदा ही लेसी के लिए था, लीज टर्म में भी उसी ने यूज किया है और लीज टर्म के एंड पे भी ओनर हो जानी है। इट मींस पूरी यूजफुल लाइफ में एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके पास ही रहे हैं। यहां लीगल ओनरशिप की ऑब्वियसली बात है। फिजिकली एसेट कब किससे ट्रांसफर हो जाता है? जब एग्रीमेंट होता है तो लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो जाता है फिजिकली, लेकिन ओनरशिप भी अगर ट्रांसफर हो रही है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म तो लीज टर्म में भी एसेट किसके पास रहेगा? लेसी के पास। और लीज टर्म के बाद भी किसके पास रहेगा? लीज टर्म में भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके होंगे? बाद में भी किसके होंगे? क्या इसका मतलब लेसर ने एसेट खरीदा ही लेसी के लिए था? हाँ, पैसे में रहेगा। तो यहाँ किस ओनरशिप की बात हुई है? लिख लें जरा वर्ड उसके ऊपर, लीगल। नहीं समझ आया? क्या समझ आया? बड़े पढ़ते वर्ड्स पढ़ते। अगर मैं आपसे पूछा करूंगा व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन तो आप मुझे पहला कैसे बताया करेंगे अपने वर्ड्स में? ओनरशिप अगर एंड में ट्रांसफर हो रही है तो लेसर के केस में वो लीज कौन सी बन जाएगी? अगले पॉइंट्स भी चेक करेंगे, अगले पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर इसका आंसर हो गया नो तो हम सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे। द लीज द लेसी। अच्छा, ये जितनी चीजें नीचे आएंगी ना ये शायद हम लेसी में कहीं ना कहीं पढ़ भी चुके हैं, तो कंसंट्रेशन रखिएगा। अभी आपने सुना कि लेसी को एंड में ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, लेकिन इस एंगल से नहीं सुना था हमने कि फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग है। अब हम किस एंगल से पहुंचे हुए? लेसर के एंगल से उन्हीं बातों की शरण में करना, लेसी के साथ ही उसका एग्रीमेंट। सेकंड मैंने इसलिए बताया कि आपको ये भी पता शायद, लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज एसेट at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value of the asset at the end of the lease term, and it is reasonably certain at the inception means start of the lease that lessee will exercise the option to purchase the asset. कभी आपने मेरे साथ एक वर्ड सुना परचेज ऑप्शन? अब ये जरा पैराग्राफ पढ़े, मैं आपकी पुरानी चीज आपके पास इस वक्त अवेलेबल नहीं, मैं तो ढूंढ कर दिखाता हूँ। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने प्लीज, ये पॉइंट भी पढ़ रहे हैं। लेसी के पास क्या ऑप्शन है? परचेज कर सकता है कब? एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। किस अमाउंट पे? उस वक्त की फेयर वैल्यू के अगेंस्ट लोअर अमाउंट। शुरू की फेयर वैल्यू के अगेंस्ट या एंड की? एंड ऑफ द लीज टर्म पे जो फेयर वैल्यू होगी उससे सब्सटेंशियली कम, काफी कम पैसे देके वह एसेट खरीद सकता है। किससे? लेसर से। और क्या ये रीजनेबली सर्टन भी है कि अपनी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? आप उधर रहेगा जब तक मैं इधर ना देखने को, अपने पॉइंट पे रहेगा। पॉइंट ए में रहना। क्या पॉइंट ए में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? और पूरा पॉइंट बी पढ़ के जहन में रख के बताएं क्या पॉइंट बी में भी फाइनली ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? फर्क दोनों पॉइंट्स में क्या है? हो सकता है पॉइंट वन में विदाउट पेइंग एनीथिंग एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, क्योंकि सारा कुछ उसने रेंटल्स में पहले पे कर दिया हो। और सेकंड पॉइंट में बाय पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ रह गया जो उसने एंड ऑफ द लीज टर्म पे करना। ये बात मैंने इसलिए की है कि शायद आपको कुछ बातें याद आ सके। मैं आपके सामने कुछ पुराने क्वेश्चंस रखूंगा इस वक्त बोर्ड पे, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम 1 नहीं है। आपने ये बताना है कि जो मैं चीजें आपको दिखा रहा हूँ कुछ जहन में आती है नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर वो एफर्ट की जाएगी तो शायद ये क्वेश्चन नजर आ जाएगा। ये लास्ट टाइम मेरे हजरात से पूछ रहा हूँ, अगर पढ़ने की कोशिश की जाए तो क्या इंसान नाकाम तो नहीं हो जाएगा? या आखिरी लाइन में कोई हजरात बैठा है नजर आ तो रहा है, क्या बताएं नजर आ रहा है? इस पैराग्राफ की जो पहला पैराग्राफ इसके आखिरी सेंटेंस का पढ़ा है।
आखिरी लाइन वाले दर पढ़ के सुना दे क्या लिखा है। आखिरी लाइन यार, आखिरी लाइन यार, कमाल हो गया यार, आखिरी लाइन यार। Ownership of asset is expected to be transferred to the lessee at the end of the lease term. अब ये सवाल यकीनन हमने लेसी के एंगल से सॉल्व किया था। अगर यही सवाल हम लेसर के एंगल से सॉल्व करें तो क्या ये आखिरी लाइन ये कहती है कि ये फाइनेंस लीज है? पॉइंट ए की वजह से, यहाँ का परचेज ऑप्शन नहीं थी, पॉइंट ए की वजह से फाइनेंस लीज बन गई है। बाकी चेक नहीं करना, जरूरत नहीं है। अगर एक भी पॉइंट अप्लाई हो गया तो फाइनेंस लीज बन जाएगी। डन है यहाँ तक? लेकिन अब आप एक और क्वेश्चन देखिएगा जरा, जो मैं आपके सामने करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, इसका 5वां सेंटेंस जरा पढ़ना है, आखिरी लाइन वाला अगर पढ़ के सुना दें। एमडीए लेसी का नाम था, 2 मिलियन पे उसके पास एक परचेज ऑप्शन थी, हालांकि उस वक्त मार्केट वैल्यू 3 मिलियन एक्सपेक्टेड थी। लेकिन 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 क्या ये सर्टन था कि वो अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? तो क्या पूरा बी पॉइंट अप्लाई होता है? लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज एसेट at a price which is substantially lower than the market value, fair value at the end of the lease term, and it is reasonably certain that lessee will exercise the option. अपना बी पॉइंट पढ़ना है आपने। अगर वॉल्यूम 1 है भी तो किसने कहा खोलने को यार, सभी का माल हो गया। बी पॉइंट याद करना था, ये पढ़ के यार। बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? Lessee has an option to purchase asset at a price which is expected to be sufficiently lower than the fair value at the end of the lease term, and it is reasonably certain that lessee will exercise the option. क्या अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 लेसर के एंगल से सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो ये भी फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट है। लेकिन एक और सवाल आपके सामने ज़हन में लाता हूँ, दोनों पॉइंट्स में सिमिलरिटी ये है कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है। डिफरेंस ये हो सकता है समटाइम्स विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग हैज बीन, और समटाइम ये हो सकता है कि एंड में कुछ पैसे ओनरशिप लेंगे। अब एक क्वेश्चन आया आपके सामने कोल लिमिटेड के नाम से, इसका आपने लास्ट सेंटेंस पढ़ना, ये डबल टिक लगा। परचेज ऑप्शन नहीं है, फाइनल वर्ड्स कहेंगे नहीं, फाइनली कहेंगे परचेज ऑप्शन नहीं है। और सर नहीं है, और नहीं है, और ये ना कहीं है और नहीं है, और नहीं है। जब वो रीजनेबल सर्टेन ही नहीं तो परचेज ऑप्शन नहीं है। और सर हम तो ये अजीब ऑप्शन है जो लेनी नहीं है, अजीब ऑप्शन है जो लेनी नहीं है। ये 50 ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, एक्सरसाइज ही नहीं होनी। या चले जो भी हम कह रहे हैं, क्या इस ऑप्शन के अमाउंट को आप कंसिडर करेंगे? बस चले ये ठीक है। तो क्या ये पॉइंट बी आपके पास वॉल्यूम 2 में अप्लाई हो गए? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन नहीं है। तो क्या लीज फाइनेंस लीज खत्म हो गई? नो, अभी बाकी 3 रहते हैं, बाकी 3 रहते हैं। अगर कोई एक अप्लाई हो जाए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अप्लाई ना हो रहे हो तो पूरे जाने की जरूरत है। अब बात समझ आ गई प्लीज? दोनों में कॉमन बता दें, ए बी में अपना नहीं, वो कॉमन कॉमन ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। इट मींस अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, चाहे विद पेइंग समथिंग एट द एंड ऑफ द लीज टर्म या विदाउट पेइंग समथिंग एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, तो लीज फाइनेंस लीज बन जाएगी लेसर के एंगल से। आई होप कि हम कुछ समझ सकें। शॉर्ट वर्ड्स में सुने, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो या परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन हो तो लीज फाइनेंस लीज बन जाएगी। अब आ जाए पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 का मतलब यहाँ सी, वो फिर हमने एक नोट पढ़ा था कि अगर पता है ना हो तो फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि सर्टन है, वो फिर एक अलग इशू। आ जाए देन सर 3 पॉइंट, ये भी 5 पॉइंट सही है, ढूंढ लेना। ए बी सी के बाद नीचे जाकर डी और ई भी है, इनमें से अगर कोई एक भी हो जाए तो लीज फाइनेंस लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हिम्मत करें मेरे साथ।
सी कहता है लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ब्रैकेट में जाए, मेजर पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टैंडर्ड में तो वर्ड मेजर पार्ट है, लेकिन हम उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मेजर पार्ट को 75% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ समझेंगे। पढ़ लिया ब्रैकेट में? अगर क्या चीज किसका 75% या उससे ज्यादा हो जाए तो मेजर पार्ट बन जाएगा। द लीज टर्म कवर 75% और मोर ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, तो देन ये सी पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। सेंस क्या है वो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले वर्ड्स हम एज इट इज अंडरस्टैंड कर। अब आ जाए जरा, ये जो लीज टर्म है और इकोनॉमिक लाइफ है, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेना। लीज टर्म किसे कहते हैं? जितने अरसे में शायद पेमेंट्स होनी है, जितने अरसे का एग्रीमेंट है। यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो सकती है, हो सकती है, लेकिन आगे वर्ड लिखा हुआ है यूजफुल लाइफ नहीं, इकोनॉमिक लाइफ। क्या यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ सेम हो सकती है? या ये सेट 8 में एक वर्ड आया था जो मैंने कहा था मैंने फर्दर एक्सप्लेन आज करना है, इसको छोड़ दे पॉइंट को, इसके नीचे दो डेफिनेशन छोड़ो इसी सी के नीचे। इकोनॉमिक लाइफ किसे कहते हैं? टोटल पीरियड और which asset is expected to be used, means total life of asset। और यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? पीरियड over which asset is expected to be used by business, by entity। एक गाड़ी कितने से इस्तेमाल हो सकती है? नहीं, 10 साल 20 साल हो सकती है, तो ये तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। आपका प्लान हर साल नई गाड़ी लेंगे, यूजफुल लाइफ हर साल 1 साल, तो 12 पड़े यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? पीरियड ओवर व्हिच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय बिजनेस, बाय यू। ऐसा कितने अरसे हमने इस्तेमाल करना है, यूजफुल लाइफ है, और कितने अरसे इस्तेमाल हो सकता है, ये इकोनॉमिक लाइफ है। क्या ये सेम हो सकती है? क्या ये सेम हो सकती है? अगर हम इंफॉर्मेशन ना हो तो हम शायद यही ज्यूम करेंगे यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ, बट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी डिफरेंट। तो ढूंढ के बताएंगे। जरा एक सवाल ढूंढा था हमने, सवाल ढूंढे इंटरनेशनल एसोसिएट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ I-78, पेज नंबर 449। मायूसी ना फैलाएं, बच्चे ने पेज नंबर तक बता दिया। इसमें पॉइंट नंबर बेटा आप भी बता दो यार, 449 एंड में नीचे जरा जाके गई, बल्कि नीचे शायद पॉइंट नंबर 3 में ढूंढे जरा। 10 ईयर्स और 15 ईयर्स में रखा। जी जरा बोल दे जरा कैंडी, 10 ईयर्स क्या है वर्ड लिखे हुए, और आगे क्या लिखा हुआ था? मेरे ख्याल इकोनॉमिक लाइफ वर्ड थे इसके। 15 साल आपने क्या लिया होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, डेप्रिशिएट द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब वापस आए, यहाँ जो सी पॉइंट ने चेक होना है वो यूजफुल लाइफ पे चेक नहीं होना, वो इकोनॉमिक लाइफ पे चेक होना। लेकिन एक आखिरी चीज इससे पहले हम इसे अप्लाई करें, अगर इकोनॉमिक लाइफ ना दी हो तो यूजफुल लाइफ ही इकोनॉमिक लाइफ हो, और अगर यूजफुल लाइफ ना बताई हो तो इकोनॉमिक लाइफ ही यूजफुल लाइफ होगी। और अगर दोनों बताए हो तो इस पॉइंट को अप्लाई करते हुए हमें इकोनॉमिक लाइफ ढूंढनी है, और उसका कंपैरिजन किससे करना है? लीज टर्म से। और अगर लीज टर्म मेजर पार्ट कवर कर रही हो इकोनॉमिक लाइफ का, तो फिर लीज फाइनेंस लीज क्यों बन जाएगी? नहीं, पॉइंट तो फॉलो हो गया, मेरे को सेंस भी बना लेना। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की असल बहस, अगर मेजर लाइफ लीज टर्म ने ही मेजर हिस्सा इकोनॉमिक लाइफ का कवर कर ली है, तो क्या सब्सटेंशियल, पिछले पेज पे रहना, रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियल लीज टर्म में क्या एसेट लेसी के पास रहता है? सर लीज टर्म में एसेट लेसी के पास रहता है, और अगर लीज टर्म ने मेजर हिस्सा टोटल लाइफ कवर कर दिया, तो इसका मतलब सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसने एंजॉय किए हैं? लेसी ने। अगर लेसर एंजॉय करेगा अभी तो वो सब्सटेंशियल नहीं है। किसने सब्सटेंशियली एसेट का फायदा उठा लिया ड्यूरिंग द लीज? तो देयरफॉर इस कंडीशन की वजह से भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने की वजह से लीज फाइनेंस लीज बन जाएगी। अब मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग करनी है, एक टेबल मिलेगा आपको इसी सी पॉइंट के नीचे, बल्कि एक सेंटेंस और भी है यूजफुल लाइफ के नीचे, द अबव लाइफ्स कैन बी सेम और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। सेम हो सकती है लेकिन डिफरेंट भी हो सकती है। अब इधर एक टेबल सा बना हुआ है,
जिसमें 4 लीजेज हैं ABC के नाम से। इस टेबल में हमने सिर्फ C पॉइंट अप्लाई करके सोचना, A, B या D और E की कोई बहस नहीं है। C पॉइंट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है उसकी 4 एग्जांपल्स बनी हुई हैं। फुल कंसंट्रेशन मेरे साथ साथ रहना जहां जहां मैं जाऊंगा। टेबल मिल गया सबको? इसमें लीज A के आगे पढ़े, लीज टर्म कितनी है? इकोनॉमिक लाइफ। कैलकुलेटर की शायद जरूरत पड़े। किसका बोलना है लीज टर्म का इकोनॉमिक लाइफ पे, विच मीन लीज टर्म डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ का बेस इकोनॉमिक लाइफ। तो लीज टर्म इज कवरिंग 40% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मेजर पार्ट स्टैंडर्ड के वर्ड जरूर है, लेकिन मेजर पार्ट मींस कम से कम 75% या उससे ज्यादा हो सकता है बाकी पॉइंट्स अप्लाई हुए हो, वो बहस में नहीं है, लेकिन इस पॉइंट की वजह से ये लीज फाइनेंस नहीं, ओ का मतलब ऑपरेटिंग बन जाए। सिर्फ इसी पॉइंट को अगर देखा जाए तो इसमें ओ का आगे क्या मतलब है? ये जीरो नहीं है, ओ है, ऑपरेटिंग के लिए वर्ड है। लीज टू पे 3 साल 5 साल 60% बनता है, फाइनेंस लीज का पॉइंट अप्लाई नहीं हुआ। नेक्स्ट देखें 8 और 10 80% हिस्सा कवर हो रहा है, फाइनेंस लीज बन जाएगी इस पॉइंट की एप्लीकेशन की वजह से। लास्ट देखिएगा तो ये तो नहीं बना यार, और 75% और मोर में गेम ऑन है। तो आई होप के बहस समझ आ रही है। लीज टर्म डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ से चेक करना, बेस कौन सी है? इकोनॉमिक लाइफ को डिवाइडेड में नीचे रखना। आई होप के पॉइंट क्लियर हो गए। तो यहाँ तक 3 पॉइंट्स क्या है जी, शॉर्ट वर्ड में मैसेज सुना, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन हो जाए, मेजर पार्ट ऑफ लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ के साथ कवर हो जाए। अब आगे ठीक है, टाइम है जरा चेक कर, आपकी घड़ी पे भी है, मोबाइल पे भी है, और पीछे वाली घड़ी पे भी है। तब कंफर्मेशन होगी हर तरफ से। डी पॉइंट आ रहा है। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स का भी आपने कैलकुलेट की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज सब्सटेंशियल, किसके हो? फेयर वैल्यू के हो, किस दिन हो? इंसेप्शन। अब यहाँ जो सब्सटेंशियल वर्ड आया, सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू, इसकी ब्रैकेट में जाए, सब्सटेंशियली इक्वल का यहाँ मतलब होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज 90% और मोर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। असल में स्टैंडर्ड के वर्ड जो है उन मेजर पार्ट था सब्सटेंशियल है, इसे अप्लाई करते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ जरूरत पड़ेगी, इसे ये परसेंटेजेस हेल्पफुल हो जाएंगी। क्या चीज किसका कितने परसेंट अगर हो जाए, बोलना देख के बेस में अब क्या रखना है? फेयर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट इज 90%, सब्सटेंशियली इक्वल 90% और मोर ऑफ फेयर वैल्यू। लेट्स अज्यूम बोर्ड पे जरा देखें, ये पॉइंट डी अप्लाई होता है सर। ये फिगर्स मैंने जानबूझ के इक्वल रखी हैं, ये आपका मैंने जरा पुराना बचपन ऑफ लीज थोड़ा सा ज़हन में लाने की कोशिश की है। अक्सर ऐसे हो जाता था और आपका दिल करता था प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट ना करें, और मैं कहता था नहीं करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो क्या अगर वो सवाल जिनमें ये इक्वल हो जाता था लेसर के एंगल से सोचा जाए, और ओनरशिप ट्रांसफर ना भी हो रही हो, परचेज ऑप्शन ना भी हो, मेजर पार्ट कवर ना भी कर रहा हो, तो फाइनेंस लीज हो जाएगी, लेकिन क्या इक्वल पे ही होगी? अब सेकंड सिनेरियो देखें, फॉर एग्जांपल अगर 80,000 हो जाए और 95,000 हो जाए तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये ना जाते जाते पता चले चलते नहीं है। क्या मतलब वो इसका? इस पॉइंट की वजह से नहीं है, अगर कोई और होता तो ठीक है, और कोई होता तो चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट इज 90% और मोर ऑफ फेयर वैल्यू, 100 की कोई लिमिट नहीं सर, गेम आगे चलेगी। डिवाइड बाय क्या करना है? 1 लाख, तो 110 डिवाइड बाय 1 लाख 90% से ऊपर होना चाहिए। क्या ऐसे हो सकता है? वो एक अलग बहस हो सकता ही नहीं हो सकता, लेकिन अगर हो जाए, क्या चीज किसका कितना हो जाए? प्रेजेंट लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इक्वल हो जाए, तो फिर लीज फाइनेंस लीज बन जाए। आई होप की बात को समझ आ गई।
अब चारों पॉइंट शॉर्ट वर्ड में सुना, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, परचेज ऑप्शन सर्टन हो जाए, मेजर पार्ट कवर हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू। लास्ट पॉइंट पढ़ के अब जाते हैं, टाइम है भी, ताकि 500 एक दफा मुझे सुना के अब जा सके। जी ई पॉइंट में लिखा हुआ है एसेट इज ऑफ सच अ, वर्ड्स अंडरलाइन करें, स्पेशलाइज्ड नेचर दैट ओनली लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। ये पॉइंट जो है ये नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है। नॉर्मली शायद आम हालात में जो मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग्स हैं, कोई शायद ऐसी नहीं होगी कि सिर्फ इसी लेसी के यूज में हो सकती है और इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज्ड एसेट, आप दोबारा वर्ड्स पढ़ लो, अगर कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड एसेट है जिसे लेसी के अलावा अगर कोई यूज करना चाहता है तो पहले मेजर उसे मॉडिफाई करेगा। तो अब आपसे सवाल मेरा कुछ और होगा, इधर नहीं लिखा हुआ। सवाल मेरा ये है कि लेसर ने क्या फिर वो एसेट लेसी के लिए ही लिया होगा लीज के लिए? तो इस वजह से लीज फाइनेंस लीज है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड फिर लेसी के ही होंगे। एसेट जो है लेसर ने खरीदा ही लेसी के लिए होगा। बाकी अब इसकी एग्जांपल के एंगल से अगर हम देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है जो किसी ने बना लिया है और किसी बैंक से उसकी कॉस्ट लीज करवा ली है। तो अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर ने अगर किसी और के यूज में नहीं आना तो बाकी अब चाहे ओनरशिप ट्रांसफर ना हो रही हो, परचेज ऑप्शन ना हो, मेजर पार्ट ना कवर कर रहा हो, फाइनेंशियल फेयर वैल्यू सब्सटेंशियली इक्वल ना हो, प्रेजेंट वैल्यू सब्सटेंशियली इक्वल ना हो, सिर्फ स्पेशलाइज्ड एसेट होने की वजह से ये लीज फाइनेंस लीज बन जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम बाय डिफॉल्ट हर एसेट को नॉर्मल एसेट ही कंसिडर करेंगे, स्पेशलाइज्ड उसे तभी कंसिडर करेंगे जब कोई एग्जामिनर इंडिकेशन दे। बात मेरी क्लियर होगी? मीन्स उसे हम सवाल में देखेंगे कि क्या एग्जामिनर इसे स्पेशलाइज्ड एसेट कहना चाह रहा है, और अगर वो नहीं कहना चाह रहा तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये स्पेशलाइज नहीं, हम बाकी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें एग्जाम के वर्ड्स ही ढूंढने पड़ेंगे। वर्ड्स क्लियर है मेरा? आगे इंशाल्लाह फिर अप्लाई करते हैं। अब आप इस तरह करें, उठने से पहले एक नजर जरा रिवाइज करें और जाने से पहले मेरी तरफ देख के जरा ये 5 पॉइंट्स बोल के आपने जाना। जी लेसर ने स्पेसिफिकली लेसी के लिए परचेज करके उसको लीज पे दिया, लेकिन ये एसेट स्पेसिफिकली लेसी के लिए वर्ड, ये वर्ड नहीं है। एसेट ऐसा है, ऐसा स्पेशलाइज नेचर का है जो लेसी के अलावा विदाउट मॉडिफिकेशन को और यूज ही नहीं कर सकता। इसका फिर मतलब ये बनेगा कि लेसर ने एसेट लेसी ही के लिए लिया होगा, क्योंकि और तो किसी के इस्तेमाल में आना नहीं है। जी मिस्टर अहमद यूसुफ, आपने नहीं पढ़ा क्योंकि आपको याद हो गया था, तो आप मेरी तरफ जरा देख के फिर बता दें आपको क्या याद हुआ। ट्राई कर ले, क्या हो गया? सारे ट्राई करेंगे, मैं अपना अपना सुनाए, मेरी आवाज आ रही है?